अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमीआ कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जो किसी एक की जान के तलफ़ होने का सबब बनता है गोया कि उसने पूरी इंसानियत को तलफ़ कर दिया। एहतियात करना पड़ेगा, रोड पे चलना है, कैसे चलना है, इसके लिए बाकायदा एक हुकूमतों ने सिस्टम बनाया है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो बहुत सारी बदमज़गी होती और चलना दुनिया में मुश्किल हो जाता। कि जो हदूदो क़यूद हैं उन पर अमल करने से वो ख़ुद भी महफूज रह सकता है और दूसरों को भी महफूज रख सकता है। किसी ने रास्ता रोका या रास्ते में रुकावट पैदा की, उसका जहाद कबूल नहीं होगा। देखें, जहाद किस कदर अफजल तरीन अमल है। तो हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो ये एक आम रवाज पा चुका है। घर में बच्चे की सालगिरह है, कोई खुशी गमी का त्यौहार है, तो हम लोगों की तंगी और तकलीफ़ को बालाए ताक रखते हुए अपनी गली मोहल्ले में जो है वो टेंट लगा के उसे बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बहुत सारी आदत और बहुत सारा जो चलन है मुआशरे में, उसमें कुछ गलत रवायात या गलत तौर तरीके जो है ना वो इस तरह रवाज पा चुके हैं कि वो हमारी रूटीन का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमीआ कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जो किसी एक की जान के तलफ़ होने का सबब बनता है गोया कि उसने पूरी इंसानियत को तलफ़ कर दिया है, उसकी हलाकत का बायस बना है। जिस तरह के दुनिया ने तरक्की की है, पहले लोग अगर कहीं सफ़र करते थे वो उनके पास सवारियाँ जानवरों की शक्ल में होती थीं। तरक्की हुई है और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी गाड़ियाँ और जदीद किस्म की गाड़ियाँ हैं, और जब गाड़ी आप चलाएंगे, उस पर सफ़र करेंगे, तो उसके लिए आपको रोड का एहतियात करना पड़ेगा। रोड पे चलना है, कैसे चलना है, इसके लिए बाकायदा एक हुकूमतों ने सिस्टम बनाया है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो बहुत सारी बदमज़गी होती और चलना दुनिया में मुश्किल हो जाता। बाकायदा सिस्टम बनाया है और उसकी बाकायदा एक हद रफ्तार रखी है। मसलन हर गाड़ी की अपनी एक कैपेसिटी है और वो अपने तरीके से चलती है और अपनी स्पीड से चलती है, और अगर हर बंदा अपनी स्पीड से चलेगा तो फिर ये निज़ाम मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा एक हद रफ्तार मुकर्रर कर दी गई है ताकि सिस्टम चले। इसी तरीके से बहुत सारे उसूल हैं। इन उसूलों को जानने के लिए आज हमने प्रोग्राम रखा है ट्रैफ़िक और रोड पे जाने के लिए क्या आदाब होने चाहिए, ट्रैफ़िक के उसूल क्या हैं और इनको मलहूज़ कैसे रखना चाहिए। इसके लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर मुबश्शिर सईद साहब तशरीफ़ फरमा है। आप इंचार्ज ट्रैफ़िक एजुकेशन सिटी ट्रैफ़िक फैसलाबाद हैं, और मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर स्टूडेंट्स को, और इसी तरह तालीमी इदारों में जाते हैं, स्टूडेंट्स को जाकर बताते हैं, और बहुत सारे दूसरे भी इदारे उनमें जाकर एजुकेट करते हैं कि आप रोड पे आएंगे तो किस तरह आएंगे, अपने आप को कैसे बचाना है, दूसरों को कैसे बचाना है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और लोगों को अवेयर करने के लिए आपने वक्त निकाला है। तो सर, सबसे पहले तो ये कि हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। दूसरी बात ये कि आप बताएं कि जब आप घर से निकलते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रास्ते पे आप आ गए हैं तो उनके उस रास्ते के हुकूक क्या हैं, लोगों के साथ यानी कि रवैया क्या होना चाहिए आपका, और आपने चलना किस अंदाज में, इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिल्कुल जी, बिलाशुबा सिटी ट्रैफ़िक पुलिस फैसलाबाद, जिस तरह आपने तारुफ़ दिया है कि हम अवामुन्नास का, पब्लिक का सड़कों के ऊपर जो गुज़र है, जो ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है, उसमें उनकी हिफाजत, सेफ्टी और हादसा से बचाव के लिए सरगर्म अमल हैं। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि हर वो इंसान, हम अपनी अमूर ज़िंदगी के लिए जब अपने घर से अपना पहला कदम अपनी दहलीज से बाहर रखते हैं तो हम एक रोड यूज़र बन जाते हैं। तो हर वो इंसान जो सड़क पे है, ख्वाह वो पैदल है, बतौर सवारी किसी पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा है या अपनी ज़ाती निजी गाड़ी में है, तो हर वो इंसान जो सड़क पे आ चुका है उस पर कुछ ट्रैफ़िक के कवानीन हैं, कुछ ट्रैफ़िक के क़वाइद व ज़वाबित हैं जिन पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तब वो उस निज़ाम का हिस्सा हो जाता है जिसको हम निज़ाम ट्रैफ़िक कहते हैं। और उसमें आगे उसकी जो हदूदो क़यूद हैं उन पर अमल करने से वो ख़ुद भी महफूज रह सकता है और दूसरों को भी महफूज रख सकता है। सही।
तो कोई भी ऐसा मुअय्यन ज़रिया या वास्ता जो कि हम आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसे रास्ता, गली या सड़क जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए या ज़राए आमदोरफ्त के लिए जो ज़रिया इस्तेमाल हम करते हैं, हम उसको सड़क कह सकते हैं या एक रास्ता कह सकते हैं। तो रास्ते के हकूक़ और जो आदाब हैं वो बिलाशुबा व बिला मुबालगा इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। इसमें हमें रास्ते के बेशुमार हकूक़ जो हैं वो बताए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके तो उनका ज़िक्र भी करेंगे। तो रास्ते के बहुत सारे ऐसे जो हैं क़वाइद व ज़वाबित और क़वानीन जिन पर अमल करते हुए हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। ऐसे ही मुशर भाई हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा कि इजाज़त चाहिए कि हम रास्ते में बैठ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जी बिल्कुल, कि आप गली महल्ले में भी अगर रास्ते में बैठें तो उससे मना फरमाया। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, उन्होंने कहा जी हमारे घरों में जगह इतनी नहीं है, हम बैठना चाहते हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ता छोड़ के बैठो। रास्ता छोड़ के और ज़िमनन इसमें हम बात आगे करेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्या ये भी इसी ज़िमन में आते हैं कि हम महल्लों से गुज़रते हैं तो उन्होंने रास्ते बंद किए होते हैं अपनी किसी इवेंट के लिए, अपने किसी मामलात के लिए। तो क्या ये भी आपके महकमे के ज़िम्मे होता है या कि ये ख़ुद कोई और महकमा इसको डील करता है, वो बगैर पूछे बगैर? और बहुत सारे ऐसी वो जगह भी होती हैं जहाँ पे मेन वो रास्ता होता है वो बंद कर देते हैं, इसका भी कोई उसूल होता है? जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और आपने बड़ा मतलब अहसन और अच्छी एक हदीस का रेफरेंस भी कोट किया। मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ जी जी। तो सहाबा ने कहा कि हम अपनी जो है अहम अमूर के लिए गुफ्तगू के लिए बैठते हैं। तो इस पे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने रास्ते में बैठना है तो उसका हक़ अदा करो। मतलब ये कि रास्ते में अगर आपने बैठना है तो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का प्रचार करो। जो मुसाफिर या गुज़र रहे हैं उनको सलाम करो और उनके लिए तंगी का बायस ना बनो। तो बिल्कुल बिलाशुबा जी हमें रास्ता जो है वो खोलने वाला, लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला बनना चाहिए, ना कि हम रास्तों में रुकावट पैदा करें। तो इसी ज़िमन में मैं एक छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हदीस शरीफ कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जिसने सारी ज़िंदगी कोई नेक अमल नहीं किया सिवाय इसके कि उसने रास्ते में से किसी खारदार टहनी या किसी रुकावट को दूर कर दिया, तो अल्लाह पाक उसके इस अमल के वजह उसको जन्नत में जगह देंगे। और जो दूसरा आपने सवाल में कहा कि मुख्तलिफ लोग गली रास्ते बंद कर देते हैं, जी जी, तो पहले तो इस्लामी नुक्ता नगाह से हम देखते हैं कि हज़रत सहल बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है, सनन अबू दाऊद में ये रवायत की गई है कि उन्होंने अपने वालिद से सुना कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार ग़ज़वा में किसी में शरीक होने के लिए महव सफ़र थे। तो काफ़िला एक जगह रुका, पड़ाव किया गया। तो जब काफ़िला खैमा ज़न हुआ, खैमों की तनसीब का अमल शुरू किया गया, तो सहाबा ने थकावट या उजलत में रास्ता या जो गुज़रगाह थी उसको तंग कर दिया। सही। तो जब ये मुआजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया गया, तो आपने एक मनादी करने वाले को भेजा और कहा कि इन्हें बताएं जिस किसी ने रास्ता रोका या रास्ते में रुकावट पैदा की उसका जहाद कबूल नहीं होगा। देखें जहाद किस कदर अफजल तरीन अमल है, और हम अपनी उजलत या लापरवाही में जब रास्ता बंद कर देते हैं तो हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो ये एक आम रवाज पा चुका है। घर में बच्चे की सालगिरह है, कोई खुशी गमी का त्यौहार है, तो हम लोगों की तंगी और तकलीफ़ को बालाए ताक रखते हुए अपनी गली मोहल्ले में जो है वो टेंट लगा के उसे बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम अपनी इनफरादी हैसियत से देखें तो हम अपनी उजलत या लापरवाही में जब मार्केट्स या बाज़ार में शॉपिंग के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए जाते हैं या दीगर अमूर ज़िंदगी के लिए, तो हम अपनी गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल भी बसा औकात अपनी शॉपिंग के वो हुजम के एतबार से, जी मैंने तो छोटी सी एक चीज़ ख़रीदनी है या मेरे चंद मिनट का काम है, तो हम अमूमी तौर पर रोड पे अपनी गाड़ी इस हालत में खड़ी कर जाते हैं कि वो बकिया ट्रैफिक के बहाव में खलल का बायस बनती है। तो मेरी आज इस प्रोग्राम की वसातत से जो है तमाम अहबाब से ये ख़ुसूसी तौर पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुजारिश है कि कोशिश करें रस्तों में रुकावट का सबब ना बनने। बिल्कुल ऐसे। सड़क के ऊपर हमें हमेशा दूसरों के हकूक़ और अपनी ज़िम्मेदारियों को देखना चाहिए। बिल्कुल सर, ज़बरदस्त। तो सर ये जो जिस तरह की बात इस्लामी नुक्ता नज़र से बयान हुई है, क्या इनका कोई जुर्माना, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ है उसूलन कोई?
जी कानून बिल्कुल। हाँ, एक तो इसमें आपने वो थोड़ा जिक्र किया था कि ये ट्रैफिक पुलिस के ज़िम्मे आता है, जी इसको जी हम इंक्रोचमेंट के हवाले से जी कहते जी हैं। तो वैसे तो बाकायदा तौर पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, जी जी जनाब डीसी साहब जो होते हैं, जी जी उनकी सुपरविजन में जो लोकल गवर्नमेंट का एक निज़ाम है, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स रखे होते हैं। सही। तो जितने भी तजावुज़ात हैं उनका ख़ात्मा, उनको हटाना, ये सारे का सारा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आता है। बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी ट्रैफिक के बिला तात्तल बहाव के लिए सरगर्म अमल होती है। तो इस तरह सड़कों के ऊपर, शहरात के ऊपर जो तजावज़ात होते हैं, वो हम भी उनके ख़िलाफ़ मतलब कार्रवाई करते हैं। हम उनको एक कलंदरा बना के देते हैं जो उन्होंने मुतल्लिका इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश हो के उस पर फिर उन्हें वो कोई जुर्माना या सज़ा करते हैं या वार्न करते हैं। ये उनके सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं। लेकिन मरकज़ी तौर पर, बुनियादी तौर पर ये ज़िम्मेदारी जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बताएं कि मैं घर से निकल रहा हूँ, जी जी। मैं बाइक पे हूँ, मैं गाड़ी पे हूँ, मुझे किन चीज़ों को मलहूज़ रखना चाहिए गाड़ी के एतबार से और ख़ुद से? सबसे पहले गाड़ी की चेकिंग, किन चीज़ों को मलहूज़ रखना चाहिए? जी बिल्कुल जी, ये माशाल्लाह आपका बड़ा जामे सवाल है। ये बतौर ख़ास अगर हम ख्वाह प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, जी मतलब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं या अपनी ज़ाती गाड़ी, जी जी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये खसूसी तौर पर जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो जी जी नए ड्राइवर्स या रोड यूज़र्स हैं, जी उनके लिए भी ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि जब भी मतलब हम अपनी गाड़ी, ख्वाह वो साइकिल है, मोटरसाइकिल है या कार है या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जब भी हम उसको अपना सफ़र के लिए लेके निकलते हैं तो जी जी उससे पहले हम कहते हैं कि एक वो कॉकपिट ड्रिल उसकी करें। सही। कॉकपिट ड्रिल से मुराद हमारी ये होती है कि वो अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उसको एग्जामिन करे, चेक करे, उसका मुआयना करे। बिल्कुल अब वो सही। किस तरह कर सकता है, ये कोई लंबा काम नहीं है। शायद सही। मुझे बताने में 5 मिनट लगे, प्रैक्टिकल जब ये करेंगे तो 2 सही। मिनट की ये बात है। वो अपनी गाड़ी के गिर्द एक चक्कर ले, उसके चारों टायर्स को देखे, बिल्कुल सही। उसके इंडिकेटर्स, लाइट्स वगैरह देखे कि रात में कोई आंधी तूफान, किसी वजह से कोई शरारती बच्चा या किसी भी इंसिडेंट की वजह से उसका कोई पत्थर लगने से, कोई चीज़ लगने, कोई शीशा वगैरह तो नहीं टूटा, बिल्कुल कोई सही। इंडिकेटर लाइट ठीक हैं, टायर प्रेशर ठीक है, ये तो नहीं रात सफ़र में किसी जगह को कील ऐसा मसला बना और सुबह देखा तो बिल्कुल सही। टायर का प्रेशर नहीं था। तो ये उसने एक लम्हे में, फिर गाड़ी के नीचे आप अपने नज़र दौड़ाएं कि किसी जानवर का गर्मी या सर्दी के मौसम में बाद दफ़ा होता है कि कोई जानवर तो नहीं सोया हुआ नीचे, बसाव का खुदा न खाता कोई होता है कि इंसानी बच्चे जो हैं वो भी खेलते हुए उधर आके बैठ जाते हैं या इस तरह का कोई इशू होता है। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाएं, उसका फिज़िकल एग्जामिन करें। सही। उसके बाद जब आप उसका मतलब खोलते हैं अपना कैबन ड्राइविंग सीट वाला, तो उसमें आप जब बैठते हैं तो सबसे पहले बैठ के तो उसका आप अपनी जो सीट है उसको एडजस्ट करें। सही। आप अपनी मतलब कदो कामत के, जिसामत के एतबार से उसकी एडजस्टमेंट करें रिलैक्स जहाँ हो, ताकि जहां आप रिलैक्स होकर ड्राइव कर सकें। सही। फिर बिल्कुल उसका इग्निशन जब आप ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करने के बाद उसके फ्यूल गेजेस को देखें सही। कि उसमें मतलूबा फ्यूल की मिकदार मौजूद है कि आपने जहाँ जाना है उसके लिए उतना उसमें फ्यूल मौजूद है। फिर उसके दीगर लुब्रिकेंट जितने भी एजेंट्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इंजन गेयर है, ब्रेक ऑयल है, उस तरह की मतलब गियर ऑयल है, वो चेक करें कि उनकी मिकदार पूरी है या उनकी कंडीशन ठीक है। सही। सही। ये सारी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ के पावर का फार्मूला। सही। पावर POWER, हम उसको इस तरह एलेबोरेट करते हैं। P स्टैंड फॉर पेट्रोल, ठीक है। O स्टैंड फॉर ऑयल, L स्टैंड फॉर सॉरी पावर POW, W स्टैंड फॉर वाटर और E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी और R स्टैंड फॉर रबर। बिल्कुल सही। इसको मॉडर्नाइज तरीके से आप ये कह देते हैं फ्लावर का फार्मूला। बिल्कुल सही। फ्लावर, चूँकि पावर में पेट्रोल है तो फ्लावर में फ्यूल को वो टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपका कोई भी फ्यूल हो सकता है, सही। गैस हो सकती है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। बिल्कुल तो सही। ये चीज़ें आप सारी उसकी मतलब उसका आप अपना फ्यूल चेक कर लें। उसके बाद उसका वाटर जो है, आपको पता है कि गाड़ियों में 2 कूलिंग सिस्टम होते हैं। एक एयर कूलिंग सिस्टम है जो नेचुरल जी, तरीके से हवा टकराती है और दूसरा है वाटर कूलिंग सिस्टम। गाड़ी के जितने भी पुर्जा जात हैं जब वो चलते हैं तो उनमें हरारत पैदा होती है, बिल्कुल सही। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें रेडिएटर लगाया जाता है, वाटर कूलिंग सिस्टम उसमें नस्ब किया जाता है।
तो इसी तरह आप उसका रबड़ जो है, रबड़ से मुराद है कि आप उसका टायर प्रेशर चेक करें। जी जी। और जिस तरह आपके वाइपर्स की रबड़ हैं या दीगर जगह पे जहाँ भी इस्तेमाल हुई है उनको आप चेक करें, ताकि दौरान सफ़र आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत या दुश्वारी ना हो। इसी के साथ एंड पे मैं दो छोटी चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जब आप इस तरह अपनी गाड़ी का एग्जामिन कर लेते हैं, आप सफ़र पर जाते हैं, तो उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि आप गाड़ी के साइड शीशे, साइड मिरर्स जो हैं उनको एडजस्ट करें। अच्छा, उनके एडजस्टमेंट के लिए जब आप अपनी सीट को एडजस्ट कर लेते हैं इस एतबार से कि आप रिलैक्स हैं और कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, तो तब आप अपने साइड शीशों को देखें, साइड मिरर्स को इस तरह एडजस्ट करें कि उनके लोअर जो 40% हिस्सा है, नीचे वाला उनका 40% हिस्सा, उसमें आपको ज़मीन नज़र आए, और ऊपर वाले अपर पार्ट में जो 60% ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आसमान नज़र आए। तो इससे आपका जो साइड व्यू मिरर्स का मैक्सिमम विजन आएगा। बिल्कुल सही। उससे आपके जो ड्यूरिंग ड्राइविंग ब्लाइंड स्पॉट्स हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट्स हम ऐसी जगहों को कहते हैं कि जो आप इंसान अपनी आंख से या वो साइड मिरर्स की मदद से ना देख सकता हो, तो वो कम से कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमेशा अपने जो है साइड मिरर्स उनको इस एतबार से एडजस्ट करें, और दूसरा सीट बेल्ट जो है उसको उसका लाजम इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि जब घर से निकले हैं, हमारे शहरों में ख़ास तौर पर कोई तरतीब नहीं है, यानी कि बाइक वाला, साइकिल वाला वो राइट साइड पे जा रहा है और रिक्शे वाला भी बिल्कुल जा रहा है, वो स्लो भी जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, रेडी वाला भी इस तरफ जा रहा है, और गाड़ी वाले उसको दूसरी साइड से उसको ओवरटेक करते हैं। तो ये उसूल क्या हैं कि किसको कहाँ चलना चाहिए? जी बिल्कुल जी, वो जिस तरह कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल। हम बहसीयत इंसान बहुत सारी, जिस तरह हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में गलतुल आम रवाज पा चुके हैं, जी। इसी तरह हमारी बहुत सारी आदात और बहुत सारा जो चलन है मुआशरे में, उसमें कुछ गलत रवायात या गलत तौर तरीके जो है ना, वो इस तरह रवाज पा चुके हैं कि वो हमारी रूटीन का हिस्सा है। जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ओवरटेकिंग के लिए हम अमूमी तौर पर जो है देखा है कि नीचे से गाड़ी के ओवरटेक कर जाते हैं। इसी तरह जो गाड़ियों का आपने फ़्लो की बात की, तो दुनिया में अभी तक का मेरा जितना तजर्बा है 17 साल, मैंने ये महसूस किया कि जो एक लेन लाइन का डिसिप्लिन है ट्रैफिक के निज़ाम में, वो सबसे बड़ी वायलेशन है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो जो है उसमें तात्तुल आता है, रुकावट का सबब बनता है। तो लेन लाइन डिसिप्लिन या लेन लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो हर रोड यूज़र के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाइन, सॉरी मैं वो काट रहा हूँ, लाइन और लेन में ना नादरीन को ज़रा थोड़ा फ़र्क समझा दें। जी बिल्कुल। लाइन तो आप देखें ना कि हम कोई भी ख़त जो खींचते हैं एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक, वो लाइन है। जी। लेकिन सड़क पे आपने अमूमी तौर पर हमारी तरफ से जो अवेयरनेस के बोर्ड्स नस्ब होते हैं, आवेदन किए जाते हैं, जैसे कीप योर फॉलो योर लेन लाइन डिसिप्लिन, कीप एट योर लेन, लेन लाइन डिसिप्लिन का ख्याल रखें। तो इसमें लाइन तो वही जो लाइंस लगी होती हैं रोड के ऊपर मार्किंग की होती है, और लेन दो लाइनों के जो दरमियान फासला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ऐसा पैसेज वो जगह जहाँ पर गाड़ियों ने मूव करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो हर रोड यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप रोड पे ना आएँ, क्योंकि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उन्हीं का टेस्ट होता है। तो लेन जो है ना जी, आम अमूमी तौर पर आप एक रोड को देखें, हमारे अगर करबोजवार में हम देखें सतियाना रोड, जड़ावाला रोड, तो ये स्टैंडर्ड 3 लेन के रोड्स बनाए गए हैं, 3 लेन्स रोड हैं ये। इसमें जो इंतहाई बाएं तरफ वाली एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड वाली जो लेन होती है उसको हम ट्रैफिक में कहते हैं जी ये फर्स्ट लेन है। सही। या इंतहाई बाएं तरफ वाली लेन है। सही। जितनी भी स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, सही, जितनी भी सुस्त रफ्तार गाड़ी हैं, ये लेन उनके लिए मुख्तस की गई है कि ये तमाम गाड़ियाँ इसी लेन में मूव करें। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उलट है। हमारा अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ये है मसला कि वो सारी की सारी गाड़ियाँ टॉप लेन में होती हैं। जी। तो इसी तरह जो फास्ट ट्रैक है वो मिडल ट्रैक को कहा जाता है, सेकंड लेन को कहा जाता है, जिसमें जितनी भी फास्ट मूविंग व्हीकल है, हमारी लग्जरी जो भी गाड़ियाँ हैं, तो वो सारी की सारी मिडल लेन, सेकंड लेन में मूव करती हैं। और जो एक्सट्रीम राइट साइड वाली टॉप लेन है, जिसको असूली तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी हैं उनके लिए खाली होना चाहिए, और साथ में ऐसी जो फास्ट मूविंग व्हीकल हैं जिन्होंने ओवरटेक करना है उनके लिए उसे खाली छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। अब मैंने यहाँ बात की कि एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए,
तो यहाँ पर मैं नाजरीन जो हैं उनको ये भी बताता चलूँ कि एमरजेंसी व्हीकल्स में तमाम के तमाम सर्विस रेंडर डिपार्टमेंट्स जो आवाम की खिदमत के लिए हैं, उनमें वापडा है, वासा है, सुई नॉर्दर्न की हैं गाड़ियाँ, रेस्क्यू 1122 की हैं, एम्बुलेंसेस हैं, फायर ब्रिगेड्स की हैं, फौज पाकिस्तान की हैं, पुलिस के तमाम शोबाजात की हैं। ये तमाम वो इदारे या वो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए विद इन नो टाइम पहुँचना होता है जाए वकूआ पे। तो इनके लिए असूली तौर पर टॉप लेन को खाली रखना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल जैसे आपने कहा कि यहाँ पर रूटीन कुछ और है, बड़ा वो मुश्किल होता है जी। तो सर ये मैंने एक जगह पढ़ा था कि पाकिस्तान में 70% जो रोड हादसात का मूजब बनते हैं वो बाइक और मोटरसाइकिल चलाने वाले जितने लोग हैं ये बनते हैं। अपनी गलत रवैयों की वजह से ओवर स्पीड है या ऐसे मूव करते हैं गलत तरीके से, वन व्हीलिंग करते हैं और स्पीड तेज़ है, मुकाबलाबाजी है। इसी तरह गाड़ियों में बहुत मुकाबलाबाजी। आपकी नज़र में ये ट्रैफिक हादसा की वजूहात क्या हैं? और ये भी मैंने शायद पढ़ा था कि हर 5 मिनट बाद एक और हादसा होता है, बल्कि पिछले दिन मैंने पढ़ा कि 24 घंटे में सिर्फ लाहौर शहर में 190 के करीब हादसे हुए रोड हादसे। तो लिहाजा ये कौन सी वजूहात हैं कि जो गलतियां आम तौर पर लोग करते हैं और उसमें जान ज़ाया चली जाती है? किसी की 1 सेकंड की गलती से वो कहाँ चला जाता है बंदा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो जिस तरह एक लॉ का बड़ा मशहूर मैक्सिम है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूजेज बट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज। हमें अगर कुछ हकायक जो हैं हमारे रोज़मर्रा के उनके मतलब वाकफियत ना भी हो तो गुजारा है, हमारा ये एक्सक्यूज़ वैलिड है। लेकिन अगर हम बुनियादी रियासती कवानीन से नावाकिफ़ हैं तो ये हमारा उज़र काबिल कबूल नहीं है। बल्कि इसमें हदीस भी है कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना ज़रूरी है। और इससे मुराद वही कि आप जिस शोबे से मुतल्लिक़ हो रहे हैं आपको उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए, फिर आप वो उसमें इन हो। मिसाल के तौर पे आप किसी महकमे को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पूरी उसकी मालूमात होती है। लेकिन सिर्फ ये एक महकमा है कि हम रोड पे आते हैं, कोई पता नहीं होता कैसे जाना। तो सॉरी आप बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, नहीं आपने सही इंडोर्स किया है, ऐसे ही है। तो फिर इसी को मैं आगे अगर बढ़ाऊँ तो कहा जाता है कि एक्सीडेंट्स डोंट हैपन, दीज आर कॉज्ड। हादसात होते नहीं, हादसात किए जाते हैं। इसी को अगर दूसरे पैराए में हम लें तो वो फिर लॉ का एक मैक्सिम है कि द एक्ट ऑफ गॉड प्रीजुडाइस नो वन। कि अल्लाह पाक का जो कानून है, जो एक्ट है, वो किसी से तासुब नहीं रखता। बिल्कुल। तो बात वो है कि जो रोज़मर्रा हमारे, जिस तरह आपने कहा कि ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट या ऐसी क्या वजूहात हैं जो हादसात का सबब बनती हैं, तो उसमें बुनियादी जो वजह है वो हमारी कवानीन से लाइल्मी या नावाकफियत है। सही। और उससे अगला दर्जा ये है कि ऐसे शहरी, ऐसे लोग जो कवानीन को जानते भी हैं, जानते बूझते हुए जो है वो लोग दीदा दानिस्ता तौर पर जो वायलेशन करते हैं वो इसका बड़ा सबब है। जिस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 145 में इरशाद होता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुकात, और तुम अपने हाथों अपनी जान को हलाकत में मत डालो। आप देखें, ये एक आम सादा सी बात है कि दौरान ड्राइविंग अगर हम तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, या हम ओवरलोडिंग करते हैं, बिल्कुल, या हम वन वे के ख़िलाफ़ जाते हैं, या हम दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुनते हैं, या रेड सिग्नल पे 50-100 लोग रुके हैं और उनमें से हम अपनी उजलत का या अपने एडवेंचर का मुजाहरा करते हुए वायलेट कर जाते हैं। तो ये सारी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल सादा और आम फाम है, जो हमारे छोटे बच्चों को भी पता है और हम सबको पता है कि ये कानून की खिलाफ वर्दी है और मैं अपने आप को रिस्क में डाल रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसके बावजूद लोग इस तरह की गलतियां करते हुए जो है वो एक्सीडेंट्स कर रहे हैं और हलाकत का सबब बन रहे हैं। तो हमारे मुआशरे में बुनियादी तौर पर जो हादसात की वजूहात हैं उनमें अगर देखा जाए तो हमारी एक तो कवानीन से नावाकफियत है, और एक जो ऐसी क्लास या ऐसी जमात हमारी जो कवानीन से वाकिफ़ भी है वो उन पर अमल दरामद नहीं करती। वो जिस तरह के प्रैक्टिस सेफ्टी नोइंग इज़ नॉट इनफ। बिल्कुल सही है। हम जब तक सेफ्टी को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, महज जान लेने से हादसात की रोकथाम नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। तो हादसात की में जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपने किसी जगह पढ़ा कि 70% तक जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है।
तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारे मुल्क में ज़्यादातर आप देखें तो सबसे इकनॉमिकल जो सवारी है, सबसे जो सस्ती सवारी है एक आम मिडिल घराने के लिए, एक छोटी फैमिली के लिए, वो मोटरसाइकिल है। हमारा ये भी जो कमी हो उसको ओन करना चाहिए कि हुकूमती सतह पर ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर की कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलत मौजूद नहीं है। लोग मजबूर हैं कि वो अपनी इंफरादी तौर पर अपनी ज़ाती गाड़ी, ज़ाती सवारी का जो है वो इंतज़ाम, पब्लिक जो सवारी है वो भी मोटरसाइकिल ही है, वो भी मोटरसाइकिल, एग्जैक्टली। तो इसी मुनासबत से जो है वो मोटरसाइकिल ही ज़्यादा हादसात का सबब बन रहा है। और आपकी वो बात बिल्कुल बजा है, 70 to 73% तक जो लोग हैं वो ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट हादसात का शिकार हो रहे हैं। और इसमें भी जो सबसे कर्बनाक बात है भाई वो ये है कि रोड्स के ऊपर जितने भी एक्सीडेंट्स या रोड क्रैशेस हो रहे हैं ना, उनमें 73 to 80% जो लोग हैं उनको हेड इंजरी आ रही है, सर में चोट आ रही है। और उसमें तो बहुत सारे ख़तरात। हाँ जी, आप ये डाटा अपने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल की एमरजेंसी से लें, अगर उनसे पूछें कि आपको रोज़मर्रा जो एक्सीडेंट्स के रोड एक्सीडेंट्स के मुतल्लिक़ लोग आ रहे हैं, आज उनमें से कितने लोग हैं जो जिनको हेड इंजरी है, तो उनमें से 80% लोग हेड इंजरी का शिकार हो रहे हैं, चूँकि ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं। वैसे भी जब एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, तो हमारी जब गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या सवारी हमारी किसी चीज़ से टकराती है तो हमारा जिस्म जो है उसकी मुखालिफ फोर्स में आगे की तरफ मूव करता है। और जब हमारा जिस्म आगे की तरफ मूव करता है तो हमारे जिस्म में हमारे जिस्म का जो भारी वज़नी हिस्सा है, हमारा जिस्म जो है वो हमारा अपर पार्ट जो है जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा, ये भारी होता है। टांगों वाला निचला धड़ हमारा, इसका वज़न कम होता है। तो आप वो फिज़िक्स के असूल के मुताबिक भी देखें कि जब हम किसी पत्थर को डोरी के साथ बांध के फेंकें तो पत्थर आगे जाता है, डोरी पीछे। बिल्कुल। तो इस निस्बत से सर हमारा आगे होता है और वही किसी चीज़ से कोलाइड करता है, टकराता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये ट्रैफिक हादसात में जो है ना 80% तक जो हेड इंजरीज़ के आ रहे थे मामला, इन चीज़ों को देखते हुए फिर जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने पूरे पंजाब में ये तमाम CTO साहिबान को हदायत की कि आप कैंपेन चलाएं कि हेलमेट जो है वो नागज़ीर करें मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, ताकि खुदा न खासा जो हादसात हो रहे हैं तो उनमें हम हेड इंजरी, सर की जो चोट है उसको कम कर सकें। इस इक़दाम को हम ना बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हम, क्योंकि पब्लिक में हम देखते हैं, हमारा भाई है भी इस तरह का सिलसिला है, बहुत सारे हमने देखा है इसमें बेहतरी आई है कि जैसे ही बाइक पे बैठते वो हेलमेट ले लो, 2000 पड़ जा रहा है। हाँ जी, इस एक्टिविटी का बहुत फ़र्क पड़ा है जी। पहले 200 फ़ाइन था, फिर हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया क्योंकि 200 रुपये को लोग अहमियत नहीं दे रहे, कहते हैं 200 लो तो जाओ, 200 दोएं और जाएं। तो अब फिर इस पे वो हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए 2000 जुर्माना कर दिया। अब तो उसके बाद दीगर और वायलेशंस पे भी जुर्माने जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रैफिक हादसात हैं, ये इसकी निज़ाम ट्रैफिक है, ये इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया बड़ी जिद्दत की तरफ चली गई है। जी जी, हमारे यहाँ इसके लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल जी, कोई भी जो निज़ाम है उसमें जो तब्दीलियाँ हैं बेहतर से बेहतरी की तरफ हमेशा से इंसान अपनी अक्ल सलीम का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को बेहतर से बेहतरी की तरफ लाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक मुआशरती हुस्न है और चीज़ों का बेहतर से बेहतरी की तरफ आना। तो इसी ज़ैल में अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस पंजाब जो है इसने 2023 में बेशुमार ऐसे रेडिकल स्टेप्स लिए, ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए गए जो पब्लिक फैसिलिटेशन के एतबार से, स्टाफ की वेलफेयर के एतबार से बहुत काबिल सताइश हैं। मैं वो चंद एक का जिक्र करूँगा यहाँ। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बहुत सारे ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए गए जिस पे तफसीलन बात तो चलें अगले सेशन में हो जाएगी कि 24/7 इस सर्विस को कर दिया गया। पहले 8 घंटे मतलब हमारी एक रूटीन की शिफ्ट थी ऑफिस वर्क। सही। मिसाल के तौर पर आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं सुबह 8 से 4-5 बजे तक, फारग होकर जाएंगे तो हमारा भी 8 से 4 हम भी फारग होकर घर उधर ताले होते थे। बहुत अच्छा पॉइंट। तो लोग जो हैं वो इस सहूलत से मतलब इस्तेफादा नहीं कर पा रहे थे और पूरा दिन लग जाता था। अब इस सर्विस को फिर इस मतलब मसले के हल के लिए
24 घंटे इस निज़ाम को बना दिया गया कि अब 24/7 राउंड द क्लॉक 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन जो है वो हमारे दफातर खुले हुए हैं। उसके बाद रिन्यू करवा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिर ये है कि जब ये सर्विस को कर दिया गया 24 घंटे, तो उससे आप देखें कि 2023 से पहले सालाना हमारे जो लर्नर परमिट का इजरा होता था वो 6 से 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक था। सही। लेकिन साल 2023 में ओवरऑल पंजाब में जो है वो 50 लाख से ज़ायद जो लर्नर परमिट्स का इजरा किया गया, बहुत खूब। और 5 लाख के करीब रेगुलर लाइसेंस जो हैं वो लोगों ने बनाए। तो इसकी ड्यूरेशन भी कम कर दी? ड्यूरेशन कम नहीं की गई, कुछ फीसिस का जो शेड्यूल है, जो स्केड्यूल है, उसमें इन्होंने इस तरह अमेंडमेंट्स किए हैं। एक तो फीसिस बढ़ाई गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात शुरू कर तो दी है। हाँ जी जी। तो आप इस पूरे लाइसेंस का जो ना मुख्तसर प्रोसीजर जो भी है नादरीन की सहूलत के लिए के तरीक़ाकार वो बता ही दें। चलें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है और एक प्रोफेशनल ड्राइवर या एक रोड यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास ये सरकारी डॉक्यूमेंट मौजूद हो। ड्राइविंग लाइसेंस जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को जारी किया जाता है। और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है इसके सेक्शन 3 के तहत हर ज़िम्मेदार जो शहरी है, हर रोड यूज़र जो है, जो कोई भी गाड़ी मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका पास लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 जो है वो आगे उम्र की हद भी बता देता है हमें कि हर वो शहरी जिसका कौमी शनाख्ती कार्ड बन जाए और उसकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, उसके बाद वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकता है। तो इस निस्बत से ड्राइविंग लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है, जो अभी मैंने बताया कि हमारे दफातर 24 घंटे वर्किंग कर रहे हैं। अब इसमें जो सहूलत दी गई है उसमें एक तो था कि पहले सिर्फ ट्रैफिक के ऑफिस थे, इनके साथ खिदमत मराकज़ जितने भी हैं, जैसे फैसलाबाद की बात की जाए तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉर्नर पे है, मियाँ ट्रस्ट हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। इसके अलावा डी ग्राउंड अगर आएँ तो डी ग्राउंड के कॉर्नर में जो टेक्निकल स्कूल वाली मस्जिद है उसके बिल्कुल सामने हमारी एक 15 की चौकी बनी हुई है, उसमें भी ये सहूलत दे दी गई है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये सहूलत मौजूद है। इसके अलावा पूरे पंजाब के 738 जो थाना जात हैं, तमाम थाना जात के जो फ्रंट डेस्क हैं वहाँ पर भी ये सहूलत मुहैया कर दी गई है। मिसाल के तौर पर आपके करीब कोई खिदमत मरकज़ नहीं, कोई ट्रैफिक ऑफिस नहीं, आप थाना के करीब आपकी रिहाइश है या आपका ऑफिस है, तो आप वहाँ पर जाके फ्रंट डेस्क पे कहें जी मुझे मेरा लर्नर परमिट जो है उसका इजरा करें। आप अपना असल शनाख्ती कार्ड देंगे तो वो आपको जो मुकर्रर फ़ीस है गवर्नमेंट की जानिब से, पहले वो फ़ीस थी 60 रुपये, लेकिन अब नए साल के बाद उसमें बहुत सारी जो मैं जिक्र कर रहा था कि फ़ीस का शेड्यूल गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से रिवाइज़ किया गया है। तो उसमें अब पर व्हीकल 500 रुपया लर्नर की फ़ीस जो है वो कर दी गई है। तो आप अपना उधर से लर्नर बनवा सकते हैं। अच्छा, अगर इन सारी सहूलियात से आप मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप अपनी वर्क प्लेस पे, अपने घर में, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल से हमारी वेबसाइट पे आएँ। सही। जिस तरह आपने वो सवाल किया था कि क्या इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो उसी की ज़ैल में मैं ये बातें इंडोर्स करने जा रहा हूँ कि हमारा मतलब IT का इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया कि आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से जो है वो ऑनलाइन अपना लर्नर परमिट, ऐप भी की गई, ऐप बनाई जी हाँ, वो ऐप और हमारी वेबसाइट मौजूद है। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो है DLIMS, ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारी वेबसाइट डेवलप की गई है ऑल ओवर पंजाब। आप इसमें जाएं, उसमें आप अपना लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें आप अपना लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस पर अपना लर्नर परमिट जो है उसके इजरा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह जो है वो लर्नर पोस्ट एक ऐप बना दी गई है, उसमें आप अकेला जो लर्नर लाइसेंस हासिल करने के लिए उसकी मदद से आप अपना जो है वो लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। ऑनलाइन ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट का ज़रिया आप खुद मुंतखब कर सकते हैं, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, ईजी पैसा, जायज़ कैश, वो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं और हमारे दफातर में भी 24 घंटे ये सर्विस आपको दी जा रही है। तो तरीक़ाकार लर्नर का, सॉरी, लर्नर की ड्यूरेशन कितनी है, टाइम ड्यूरेशन? लर्नर जो है, लर्नर परमिट बेसिकली जिस दिन आप बनाते हैं तो उस डेट से लेके तो 6 माह तक वो वैलिड होता है। सही।
लेकिन उस पर अगर आप रेगुलर लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की जानिब से बाई रूल आप उस लर्नर के अजरा के आफ्टर 42 डेज़ 42 दिन के बाद उसके जो है वो आप अपना टेस्ट के लिए जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है, वो लर्नर का मतलब लोग ये समझते हैं कि पहले उसको अप्लाई करें बाद में उसको अप्लाई करेंगे, ये एक मरहला वाइज है। जी जी जी। जबकि इस लफ्ज़ से ये पता चलता है कि आप ट्रैफिक उसूल सीख लें पहले, एग्जैक्टली सारी तालीम हासिल करें, उस तरफ कोई भी नहीं आता। यानी इशारे, कौन कौन से इशारे किस मकसद के लिए आप रोड पे जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आप बताएं कि लर्नर का मतलब क्या है, ये क्यों टाइम रखा गया है। जी, लर्नर परमिट जी बेसिकली बिल्कुल बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया। लर्नर परमिट जिस तरह आपने भी कहा कि नाम से ही है कि लर्न करें, सीखें, पढ़ें। जिस तरह आपको डेट शीट अनाउंस कर दी जाती है कि भी आपके पेपर आने वाले हैं, अब आप सीधे होके तो तैयारी कर लें। तो बुनियादी तौर पर ये भी जो 42 डेज़ का पीरियड रखा गया है, इसके पीछे मकसद हुकूमत का, इदारे का यही है कि लर्नर हासिल करने वाला जो बंदा है वो मेंटली इस चीज़ को इंश्योर करे कि अब मैंने इतने दिन बाद टेस्ट देने जाना है, तो इसके लिए मैं ट्रैफिक के मुतल्लिक़ जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनको पढ़ूँ, देखूँ, सीखूँ, और ट्रैफिक जो है प्रैक्टिकली ड्राइविंग जो है इसके जो उसूल व ज़वाबित हैं उनको सीखूँ, ताकि मैं जिस दिन अपना रेगुलर लाइसेंस बनवाने के लिए जाऊँ तो मैं सहल हूँ कि वो टेस्ट पास कर सकूँ। बिल्कुल सही। तो बेसिकली वो सीखने का दौरानिया है, एक टाइम पीरियड है। लर्नर इटसेल्फ लाइसेंस नहीं है, हम उसको लर्नर लाइसेंस नहीं कहते, लर्नर परमिट है। जिस तरह आप किसी इदारे में दाखिल हों, आपका दाखिला हो जाए, तो दाखिला होने से कतन ये मुराद नहीं है कि भी आपको डिग्री मिल गई। वो दाखिला आपकी रजिस्ट्रेशन है, आपका इंदराज है, आपकी इनरोलमेंट है उस महकमे में, उस शोबा में। तो इसी तरह लर्नर जो है वो एक शहरी की जानिब से ये आप उसकी कह लें कि एक एक्सेप्टेंस होती है कि जी मैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए अपने आप को अहल समझता हूँ या मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लर्नर जो है वो परमिट है, लाइसेंस नहीं है। उस पर आप किसी भी शहर आम पे गाड़ी नहीं चला सकते। उसका जो सीखने का अमल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ड्राइवर अपनी गाड़ी पे आगे और पीछे जो बड़ा अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट L है सुर्ख कलर का वो लिखे, और जो छोटी गलियाँ या किसी पार्क या खुली जगह पर उसकी प्रैक्टिस करे गाड़ी की। और वहाँ पर भी क्या लिखे दोबारा? L अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो है L सुर्ख कलर का आगे और पीछे उसकी गाड़ी के। उसका मतलब ये कि ये लर्न कर रहे हैं, ये कि ये अभी लर्निंग मराहल में है, ड्राइवर दूसरे लोग इससे बच के गुजरे। हाँ। अच्छा, ये तो आज तक नहीं देखा हमने। हाँ जी। और दूसरा अमूमी तौर पर ये जो सिखाते हैं सॉरी इदारे जितने, उनकी जो सिखा रहे होते हैं ऊपर बोर्ड तो लगा होता है, हाँ जी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा देखा कभी जी नहीं, ये कानूनी तौर पर उनको हमने ये पाबंद किया हुआ है कि एक तो जब आप गाड़ी सिखाते हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है। हाँ जी, जब आप गाड़ी सिखाते हैं तो एक तो मेन शाहराहों पे ना लेके आए ड्राइवर को तब तक जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। तो वो हमेशा उस ड्राइवर को मेन शाहरात पे लाते हैं जब उसकी ड्राइविंग का आखिरी 2 से 3 दिन होते हैं, वो उसे प्रैक्टिकल करवाते हैं। बिल्कुल सही। तो बकिया उनकी गाड़ी पे ये भी उनको पाबंदी है कि वो दोनों तरफ में L लिखें आगे और पीछे। तो बसाओकात वो जिस तरह आपने कहा उन्होंने अपना बोर्ड तो लगाया होता है कि फलां स्कूल ड्राइविंग स्कूल, लेकिन उन्होंने वो L नहीं लिखा होता। उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि जो गाड़ी सिखाने के लिए मूव की जा रही होती है ना, अगर आप किसी दिन उसका मुशाहदा करें तो उसकी कमांड दोनों तरफ में होती है। बिल्कुल सही। एक तरफ जो इंस्ट्रक्टर है उधर भी उसका वो एक्सीलेटर, ब्रेक पैडल और सारी चीज़ें, और दूसरा जो लर्न कर रहा होता है उसके लिए भी होती है। अच्छा, आप बता रहे थे उसका मरहला कैसे कंप्लीट करना है हमने लाइसेंस बनवाने का। जी बिल्कुल। तो आप इस तरह अपना लर्नर परमिट जो है वो कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन, चाहे थाना जार से, खिदमत मराकज़ से, हमारे जो दफातर हैं, ट्रैफिक हेडक्वार्टर, फैसिलिटेशन सेंटर, सभी जगहों से आप जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें इजाफी एक और बात जो वो बहुत ही मतलब खुशाइंद है बात, कि पहले आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ था आपका, मिसाल के तौर पर आपकी कौमी शनाख्ती कार्ड पे आपका सकूनती ज़िला है फैसलाबाद, तो आप लाहौर से नहीं लाइसेंस बनवा सकते थे। सही है, ऐसे ही उसके लिए आपको बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अब ऑल ओवर पाकिस्तान आपका किसी भी जगह का शनाख्ती कार्ड है और आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जाके अप्लाई करें और आपका लाइसेंस बन जाएगा और आप वहाँ से बनवा सकते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि जैसे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यहाँ पर तो पूरे पाकिस्तान से लोग काम करते हैं।
तो फैसलाबाद में और लाहौर जैसे शहरों में ये बड़े मसाइल थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो रेगुलर रोड यूज़र थे वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस मूव करते थे। ऐसे ही था। तो इस सहूलत के बाद अब ये पब्लिक जो है वो किसी भी ज़िले से किसी भी जगह से अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, 500 तो आपने फ़ीस बताई थी लर्नर की जी। और इसके बाद जब आप अगले मरहले में जाते तो उसकी फ़ीस टोटल कितनी बनती है? अगले मरहले में जब आप जाते हैं, आपको किसी भी गाड़ी का लर्नर बनवाना है तो 500 रुपया है, 2 गाड़ियाँ हैं तो 1000 हो जाएगा, जैसे कार और मोटरसाइकिल का। तो पहले मजमूई तौर पर सालाना 5 साल की जो फ़ीस थी ना, 5 साल फ़ीस का एक दिया हुआ था शेड्यूल। लेकिन अभी इसमें हुकूमत पंजाब ने इस तरह से कुछ रिवाइज़ किया है कि सालाना फ़ीस कर दी गई है। वो कि वो सालाना फ़ीस करने से फ़ीस चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये आलमोस्ट 1800 रुपया पर ईयर के हिसाब से जो है ना वो चार्जेस हो गए हैं लाइसेंस के। बिल्कुल। तो अब इस एतबार से आप 5 साल 18 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लें। लेकिन इसमें सहूलत साथ में ये दे दी गई है कि आप चाहे 1 साल की फ़ीस जमा करवा लें, हर साल करवाते जाएं, चाहे 3 साल की इकट्ठी करवा लें, चाहे 5 साल की इकट्ठी करवा लें और चाहे 10 साल की इकट्ठी करवा लें। बिल्कुल सही। अच्छा, फैसलाबाद में ये किस जगह पे जो आप लेते हैं, डेमो लेते हैं? जी वो कहाँ पे है? हाँ, चूँकि आप एक ही जगह या मुख्तलिफ जगह? जी, ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। क्योंकि अगर आपने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है या लर्नर है तो उसके लिए टेस्ट की तो ज़रूरत नहीं, वो तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर न्यू लाइसेंस के लिए आते हैं तो उसके लिए आपने टेस्ट देना होता है। तो टेस्ट के लिए हमारे जो टेस्ट सेंटर्स हैं जी, एक तो जड़ामाला रोड थाना पीपल्स कॉलोनी में मौजूद है, दूसरा गुलाम मोहम्मदाबाद DPS स्कूल के बिल्कुल सामने, ठीक है, 79 मोड़ के साथ सही, एक हमारा वो सेंटर है। ये वो सेंटर है जो 24 घंटे ऑपरेट हैं और यहाँ पर कमर्शियल लाइसेंसेस के टेस्ट भी होते हैं सही। इन एडिशन इसके साथ जो IG साहब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मसाजिद, मदारस और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं जिनके बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इन सेंटर्स तक नहीं आ सकते। तो इसके लिए उन्होंने मोबाइल लर्नर वैन का इजरा किया और फिर मोबाइल टेस्ट वैन का इजरा किया। बिल्कुल सही। तो इस ज़ैल में हमने पिछला सारा 2023 में हमने फैसलाबाद की तमाम बड़ी जामियात जो हैं और तमाम बड़े बड़े मदारस हैं वहाँ पर अपनी, और इसके साथ मिलें फैक्ट्री जो हैं वहाँ पर भी हमने अपनी लर्नर वैन्स भेजी। पहले उनके जितने भी वर्कर थे, जितने भी स्टूडेंट और स्टाफ था, उनके डोर स्टेप पे लर्नर जो है वो उसका इजरा किया गया। और उसके बाद जो बड़े बड़े इदारे थे वहाँ पर हमने अपना वो टेस्ट, मोबाइल लर्नर टेस्ट जो गाड़ी और स्टाफ है वो भी वहाँ पर भेजा। वहाँ पर कैमरा नस्ब करके तो उसी जगह उन्हीं के ग्राउंड में ट्रैक बना के उनके टेस्ट भी लिए गए। आपकी जिम्मेदारी हम भी अदा कर रहे हैं। हमने इसको मैगज़ीन इल्म आगे में भी शाया किया है जी, माशाल्लाह। हमने खुतबा जुमा के अंदर भी, मैंने भी और बिलाल भट्ट साहब उन्होंने भी इस पे गुफ्तगू की। लोगों का ताउन जो है वो हमारे साथ बड़ा इसलिए कि ताल्लुक दरीना है और आप लोगों की जो सरगर्मियां हैं पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक शोर व आगाही के हवाले से वो काबिल सताइश हैं। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, ये जब हम रीन्यू करवाना चाहें तो फिर भी ये ट्राई देना पड़ती है? नहीं, रिन्यूअल में जब आप जाते हैं तब आपको ट्राई नहीं देना पड़ती। अच्छा। सिंपल आप अपने पुराना लाइसेंस सबमिट करवाएंगे, अपना ID कार्ड दिखाएंगे, आपकी तस्वीर फ्रेश बनेगी और उसके साथ फिंगरप्रिंट्स दोबारा से आपको होंगे। इसका ऑनलाइन ही होगा, जाना पड़ेगा? नहीं, रिन्यूअल भी ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा, ये भी घर बैठे हो सकता है? ये भी आपके घर बैठे हो सकता है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी कीमती बातें बताई हैं और बड़ी अच्छी और बहुत बुनियादी बातें जिसका पता भी नहीं होता आवाम को, तो इस हवाले से आपने अवेयर किया। हम गाहे गाहे आपकी खिदमत और इस तरह की मालूमात आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी कीमती बातें बताई। नादरीन, ये वो बातें हैं कि जो बुनियादी तौर पर हमें घर से निकलते हुए इनको मलहूज़ रखना चाहिए। बहुत सारी बातें और भी हैं लेकिन वक्त की किल्लत है। आपको गाड़ी पे बैठने से पहले हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, गाड़ी को देखना चाहिए और फिर आगे जब आप रोड पे आते हैं तो आपने ये सोचना है कि मैंने भी बचना है, आगे वाले को भी बचाना है। सिर्फ आपने नहीं बचना, आपने दूसरों की जानों को भी बचाना है। यह आपका बहुत बड़ा एहसान है और ऐसे ना निकलें कि आखिरी बार ही निकले। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।